नमस्कार दोस्तों, बिहार आईएएस के इस प्लेटफॉर्म से एक बार पुनः हम अध्ययन करेंगे कैसे आंदोलन जो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ होता है, अंग्रेजों की आर्थिक शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध जो आंदोलन प्रारंभ होता है, जो क्रांति की आगाज होती है, उसमें सामान्य तौर पे ऐसा देखा जाता है कि अंग्रेजों की आर्थिक और शोषणकारी नीतियां जब सामान्य रूप से आप देखते हैं कि 1757 में पलासी का युद्ध, 64 में बक्सर का युद्ध, उसके बाद जब इलाहाबाद की संधि के बाद की जो परिस्थितियां होती हैं और जब भारत पर 3 तरह की जो राजस्व प्रणाली को थोपा जाता है, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवारी की जो व्यवस्था होती है, उसमें शोषित होते हैं जनजाति भी, और इस तरह से एक अंजाम दिया जाता है जनजाति विद्रोह का। कहीं न कहीं यह आंदोलन अपने स्वरूप में जनजातीय होते हुए भी उसमें कई आंदोलन ऐसे थे जो धार्मिक आंदोलन से ओतप्रोत थे। उनका स्वरूप धार्मिक था और उनकी जो उद्देश्य था वह राजनीति था। उसी आंदोलन के कड़ी में आज हम सफाहोड़ आंदोलन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखेंगे, इस आंदोलन का जो प्रसार हुआ वह कैसे हुआ, इसमें व्यक्तियों की क्या भूमिका थी, क्या इसके तहत कोई संगठन बना और यह आगे आने वाले आंदोलन से कैसे जुड़ा और कैसे इस आंदोलन से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी प्रभावित हुए थे। आइए अध्ययन करते हैं सफाहोड़ विद्रोह, जिसे जनजातियों में सफाहोड़ हूल के नाम से भी जाना जाता है। इसे साफाहोड़ आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ इसे खरवार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण नाम, इसे खरवार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। इसकी एक पृष्ठभूमि है जिसमें हम देखते हैं कि संथाल विद्रोह जो 1855-56 में होता है, हालांकि यह विद्रोह 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार करता है, लेकिन इसका नेचर, जिस क्रूरता से इस आंदोलन का दमन कर दिया जाता है, और इस आंदोलन के बारे में कार्ल मार्क्स जो एक बहुत बड़े समाजवादी थे, उन्होंने अपने द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिमार्क्स दिया था। उन्होंने इस आंदोलन को, संथाल विद्रोह को, भारत की प्रथम जनक्रांति तक का नाम दे दिया था। यह आंदोलन, इसका स्वरूप काफी क्रूरता से इसका दमन कर दिया गया, इसलिए इसी आंदोलन ने कहीं न कहीं, इसने स्वतंत्रता की राह को तो आसान किया ही, परंतु इस आंदोलन ने कहीं न कहीं सफाहोड़ आंदोलन को एक स्वरूप दिया, इसको प्रेरित किया कि इस तरह का आंदोलन जिसका स्वरूप, चूंकि ये समझ चुके थे कि आंदोलन को दबाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी आत्मबल की, हमें जरूरत पड़ेगी चारित्रिक बल की, हमें जरूरत पड़ेगी कि धार्मिक स्वरूप दे करके हम इसको आगे बढ़ाएं। तो सफाहोड़ आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका स्वरूप तो धार्मिक था, परंतु इसका उद्देश्य राजनैतिक था। और इसी क्रम में सफाहोड़ आंदोलन का नाम आता है और 1870 में बाबा भागीरथ माझी, अक्सर बाबा के नाम से जाना जाता है, झारखंड के जो वरिष्ठ लोग थे, तो बाबा भागीरथ माझी के द्वारा इसकी नींव डाली गई थी और इन्होंने ही सफाहोड़ आंदोलन की शुरुआत करी थी। और बाद में इसमें एक नाम जुड़ जाता है जिन्होंने इस आंदोलन को एक नया स्वरूप दिया, और वह नाम है लाल हेम्ब्रम। मतलब जिस आंदोलन को जो नया स्वरूप मिला सफाहोड़ आंदोलन को, इसमें सबसे प्रमुख व्यक्ति
लाल हेम्ब्रम है, और ये लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो आंदोलन का स्वरूप था, जो सफाहोर आंदोलन है, इस आंदोलन में लोगों ने सफेद झंडे का इस्तेमाल किया। सफेद झंडा एक दूसरे को, झंडा एक प्रतीक था उस आंदोलन का। साथ ही साथ वे लोग सफेद वस्त्र दे करके, मतलब वो जनेऊ धारण करवाते थे, और जो जनजातीय लोग थे उन जनजातीय लोगों को मांस मदिरा खाने से मना करते थे, रोकते थे। मतलब आप समझ चुके होंगे कि इसका जो स्वरूप होगा वह काफी धार्मिक होगा। तो इस धार्मिक स्वरूप को, हाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये सफाहोर आंदोलन जो है, यह आंदोलन संताल कह लीजिए इसको, संथाली लोग, जो संथाली है ना, हम लोग ये संथाली जो संथाल लोग होते हैं, तो यह भाषा समूह की बात है। चार भाषा समूह को चार भागों में, मतलब हमारे यहाँ चार भाषा समूह है, ठीक है ना। ये जो चार भाषा समूह है, उस चार भाषा समूह में जो जनजातीय भाषा समूह है उसको कहा जाता है निषाद। मतलब निषाद जो है जनजातीय भाषा का एक समूह है, और इसी निषाद भाषा के इसमें जनजातीय भाषाएं आती हैं। और इसके तहत आप एक समझ लीजिए कि एक भाषा का समूह मुंडा हो गया, ठीक है, मुंडा भाषा का समूह कह सकते हैं आप इसको। और इसी मुंडा भाषा के तहत तीन तरह की भाषाएं आपको आती हैं, और उसमें से एक है संथाली। तो आपको याद रखना है कि अगर भाषा समूह की बात की जाए तो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक मुंडा भाषा समूह सबसे बड़ा भाषाई समूह है जनजातीय भाषाई में, लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सी जनजातीय भाषा सर्वाधिक बोली जाती है, तो वहां पर ये हमारा आंसर होगा संथाली। संथाली भाषा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन जब भाषाई समूह की बात करेंगे तब हम मुंडा भाषा समूह की बात करेंगे। भारत में जो चार प्रकार की भाषा समूह है उसमें एक है निषाद, दूसरा किरात, उसी तरह से आप देखेंगे कि एक होता है द्रविड़ भाषा समूह भी है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्य भाषा समूह, जिसको भारोपीय भी कहते हैं। ये चार भाषा समूह में, चूंकि हम जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो जनजातीय भाषाएं हैं वह निषाद भाषा समूह के तहत आती हैं, और उसमें जो सर्वाधिक बृहद स्तर पर मुंडा, और जो भाषा की बात है उसमें संथाली आते हैं। आइए हम देखते हैं कि बाबा भागीरथ ने जो सफाहोर आंदोलन को शुरू किया था, और इन्होंने लाल हेम्ब्रम या लाल बाबा ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। इसी परिस्थिति में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी 1925 में देवघर आते हैं, और देवघर में महात्मा गांधी को उनका दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में सफाहोर लोग सफेद झंडा लेकर के महात्मा गांधी का दर्शन करने के लिए वहां पर जाते हैं। रिमार्केबल बात यह है कि महात्मा गांधी ने झारखंड में करीब 17 बार झारखंड आए हैं, 1917 से लेकर 1940 के बीच तक, और इस बीच में उन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक तो 1925 में उन्होंने देवघर के जो शिव मंदिर है उस मंदिर के जो पांडा होते हैं और वहाँ की जो प्रथा है उसकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यहाँ छुआछूत नहीं है, अन्य जगहों में जो मंदिर है वहाँ पे छुआछूत पाया जाता है, यहाँ का मंदिर सबके लिए खुला हुआ है, मंदिर का द्वार सबके लिए खुला हुआ है। तो एक तारीफ और देवघर महात्मा गांधी का आना
उनको भी प्रभावित करता है। और महात्मा गांधी इस आंदोलन से इसलिए खुश हुए, प्रभावित हुए, क्योंकि आंदोलन का स्वरूप अहिंसक था। आप समझ चुके होंगे, ये 1925 है, 1922 में एक आंदोलन, असहयोग आंदोलन अभी समाप्त करके महात्मा गांधी आए हुए थे। तो वो जो चीज था, महात्मा गांधी इससे काफी प्रभावित होते हैं। अब देखिए, ये जो लाल हेम्ब्रम है, धीरे धीरे महात्मा गांधी का जैसे ही आंदोलन के प्रति रुख हुआ, कहीं कहीं कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने आर्थिक सहयोग भी दिया था और ये आंदोलन थोड़ा बड़ा स्वरूप ले लेता है। मतलब एक तरह से गांधीवादी आंदोलन का स्वरूप यह लेता है। इन्हीं परिस्थितियों में आप देखेंगे कि अब अंग्रेजी सरकार की नजर पड़ती है, क्योंकि इनका स्वरूप धार्मिक था लेकिन संगठन इनका बढ़ता जा रहा था और पुलिस की नजर भी पड़ती जा रही थी। तो इस तरह से एक संगठन इन्होंने बनाया, लेकिन पुलिस के दबाव में इनको इधर उधर भागना पड़ा था। और इसी क्रम में वह बंगाल जाते हैं और बंगाल जाकर सुभाष चंद्र बोस से काफी ये प्रभावित होते हैं। और उस समय इनको पता चला कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में हैं और सिंगापुर में वो जो सरकार बनी थी वहां पे आजाद हिंद फौज की, वो आजाद हिंद फौज, या आप यूं कह लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस के कट्टर समर्थक हो गए और वह सिंगापुर जाने को बहुत प्रयास किए, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां थी जिसके चलते वो जा नहीं पाए। परंतु उसी आधार पर, मतलब आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होकर उन्होंने एक आंदोलन, एक दल का गठन किया जिसका नाम था देशोद्धारक दल। और यही देशोद्धारक दल लाठी पहाड़ी एक है दुमका में, दुमका भागलपुर रोड पर ये लाठी पहाड़ी है। इसी लाठी पहाड़ी पर ये लोग 1943 में इकट्ठा होते हैं कुछ आंदोलन का स्वरूप देने के लिए। परंतु मुखबिरों की कमी नहीं है, देशद्रोहियों की कमी उस समय भी नहीं थी। कुछ लोगों ने अंग्रेजों की ये गुप्त सूचना दे देते हैं और इस तरह से बहुत सारे लोग, करीब 40 लोग यहाँ पे अरेस्ट हो जाते हैं। 40 लोगों को 14 साल की सजा मिलती है इसी क्रम में। परंतु हमारे लाल हेम्ब्रम साहब ये पुलिस के हाथों नहीं आते हैं, ये बच के निकल जाते हैं। ये गुप्त रूप से ही आंदोलन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे थे। परंतु 1945 में महात्मा गांधी के कहने पर वह आत्मसमर्पण कर देते हैं और आत्मसमर्पण के बाद उन पर भी ट्रायल होता है। परंतु उस ट्रायल वाली परिस्थितियों में भी उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिलता है और साक्ष्य नहीं मिलने के कारण महात्मा ये इनको 1946 में रिहा कर दिया जाता है। 47 में तो आजादी भी मिलती है। ठीक है, तो आप इसकी तारतम्यता को समझ सकते हैं, महात्मा गांधी के जुड़ाव को लेकर इस चीज को आप समझ सकते हैं कि क्यों ये आंदोलन इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि सफाहोड़ आंदोलन को खरवार आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। इसको कभी सफाहोड़ आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। और इस तरह से इस आंदोलन का महात्मा गांधी से जुड़ जाना अपने आप में इसकी महत्ता को बताता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ नई चीजें समझ में आई होंगी। इसी तरह के क्लास के लिए आप जुड़े रहिए बिहार IAS के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू, विश यू हैप्पी लर्निंग।